नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों कैसे हैं आप? आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? दोस्तों आप हमेशा अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए आपसे अच्छा मित्र और कोई नहीं है दोस्तों। यानी खुद को अपने आप का सबसे बेस्ट फ्रेंड बनाएं। दूसरी बात, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चलनी चाहिए दोस्तों। अपनी तैयारी के प्रति पूरा समर्पण का भाव रखें दोस्तों, क्योंकि किसी ने सही कहा है कि यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको सूर्य की तरह तपना होगा। दिन रात एक करने होंगे, कड़ी मेहनत करनी होगी और पढ़ाई में दोस्तों निरंतरता बनाए रखनी होगी। तब जाके दोस्तों आपको मंजिल मिलेगी, अपनी सफलता हासिल होगी और दोस्तों आपको अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना होगा। जैसे दोस्तों एक बार आप सफल हो गए ना, तो लोग अपने आप ही दोस्तों आपके अनुसार बन जाएंगे। पहले जो लोग ऐसे कहेंगे ना, अरे काय को पढ़ता है वो, कुछ नहीं पढ़ता, इधर उधर घूमता फिरता रहता है, वही लोग फिर आपके बारे में ये कहेंगे, अरे हाँ मुझे पता है, वो तो बहुत ज्यादा मेहनत करता था, रात को 3-3 4-4 बजे तक पढ़ता था या देर रात तक पढ़ाई करता था, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत कर रहा था। ऐसा दोस्तों लोग कहने लग जाएंगे, क्योंकि दोस्तों लोगों का काम ही ऐसा है, वो हमेशा परिस्थिति देख के बात करते हैं। यदि आपकी परिस्थिति बहुत शानदार है तो उनका व्यवहार आपके अनुकूल रहेगा, और यदि आपकी परिस्थितियां दोस्तों कमजोर है तो वो आपसे विपरीत स्थिति में काम करेंगे। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप अपने कार्य के प्रति पूरे समर्पण का भाव रखें, दृढ़ मेहनत करें दोस्तों और अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पे। राजस्थान जीके में हमने एक टॉपिक मुख्य रूप से पढ़ लिया है, राजस्थान का सामान्य परिचय। और उस वीडियो क्लास में मैंने आपको राजस्थान के सामान्य परिचय में एक तो राजस्थान की स्थिति पढ़ाई है, एक राजस्थान का आकार पढ़ाया है, राजस्थान का विस्तार पढ़ाया है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ाया है, राजस्थान की सीमा रेखाएं पढ़ाई है, राजस्थान का नामकरण पढ़ाया है, या दोस्तों और भी इससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण कंटेंट बढ़ रहे थे वो मैंने आपको बताए हैं। आज हम राजस्थान के जीके में जिस नए अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं या जिस नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं उसका नाम है राजस्थान के भौगोलिक उपनाम या राजस्थान के प्राचीन नाम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि यहां से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजस्थान के किसी भी क्षेत्र का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसका प्राचीन नाम बताओ, या इस जिले को पहले किस नाम से जाना जाता था, या आपसे ये पूछ लेगा कोई एक भौगोलिक उपनाम का नाम दे देगा और आपके सामने 4 ऑप्शन रख देगा। पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस भौगोलिक उपनाम के अंतर्गत आता है, या निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस भौगोलिक उपनाम के क्षेत्रों में शामिल नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ना, एग्जाम के लेवल का टॉपिक है। आ जाइए पहले क्वेश्चन पे। नागौर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम क्या है? क्या योद्धे जनपद था, अहिछत्रपुर था, सपादलक्स था, या फिर जांगल प्रदेश था? चारों के चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। कंपटीशन एग्जाम्स के लिए तो दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं ये ऑप्शन। इसीलिए दोस्तों मैंने सबसे पहले इसी क्वेश्चन को ऊपर डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों मैंने जब अध्ययन किया या मैंने जब गहन विश्लेषण किया तो मुझे पता चला कि अब तक की जितनी भी जो कंपटीशन एग्जाम्स लगी है उनके जब मैं पेपर सॉल्व कर रहा था या उनके बारे में दोस्तों देख रहा था तो मुझे इन क्वेश्चंस की ज्यादा भरमार देखी गई। यानी मुख्य रूप से अहिछत्रपुर, सपादलक्स और जांगल प्रदेश भौगोलिक उपनामों में इनके बारे में अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और इन तीनों में भी अब तक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है अहिछत्रपुर के बारे में। तो आपको सभी के बारे में डिटेल से बता देता हूं मैं। क्वेश्चन दोबारा देखिए, नागौर का प्राचीन नाम बताइए। नागौर के बारे में तो दोस्तों आप जानते होंगे, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी कहते हैं, या राजस्थान में औजारों की नगरी जिसे कहते हैं ना, वह जिला नागौर है। ध्यान रखना, नागौर को राजस्थान में धातु नगरी कहते हैं, औजारों की नगरी कहते हैं। ये जो नागौर है ना पूरे भारत में प्रसिद्ध है दोस्तों टंगस्टन उत्पादन के लिए। टंगस्टन एक खनिज है दोस्तों, और इस टंगस्टन का उपयोग किया जाता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में।
टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? जो बिजली का बल्ब होता है ना दोस्तों, उसके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो दोस्तों टंगस्टन से ही बनता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन नागौर जिले में रेवत की पहाड़ी से होता है या रेव की पहाड़ी से होता है। टंगस्टन का उत्पादन नागौर के अलावा दोस्तों पाली जिले में भी होता है और पाली जिले में नाना कराब नामक स्थान से टंगस्टन का उत्पादन होता है। टंगस्टन का उत्पादन करने में राजस्थान का जो तीसरा महत्वपूर्ण जिला है वह है सिरोही। और सिरोही में दोस्तों आबू रेवदार और वालदा ये दो स्थान टंगस्टन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं, टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनाने में किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा टंगस्टन का उत्पादन कहां से होता है? रेवत की पहाड़ी या रेव की पहाड़ी जो नागौर जिले की परबतसर तहसील में है वहां से होता है। नागौर के अलावा सिरोही और पाली जिले भी टंगस्टन का उत्पादन करते हैं। सिरोही में आबू रेवदार और वालदा इन दो स्थानों से टंगस्टन का उत्पादन होता है, जबकि पाली में नाना कराब नामक स्थान से टंगस्टन का उत्पादन होता है। क्लियर है दोस्तों? ओके। अब देखिए नागौर का प्राचीन नाम क्या है। अपना जो मेन चैप्टर है वह है दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक उपनाम या राजस्थान के प्राचीन नाम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नागौर का प्राचीन नाम बता दीजिए आप। तो क्या योद्धे जनपद कहते हैं? योद्धे जनपद के बारे में बता देता हूं मैं। योद्धे जनपद में राजस्थान के दो जिले आते हैं, एक तो गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ को मिलाकर योद्धे जनपद के नाम से जाना जाता है। फिर से सुन लो ध्यान से, योद्धे जनपद में राजस्थान के कितने जिले आते हैं भाई? दो जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो गंगानगर और दूसरा हनुमानगढ़। अगला देखे अही छत्रपुर। अही छत्रपुर, अही छत्रपुर कहते हैं दोस्तों नागौर को। अही छत्रपुर किसे कहा जाता है? नागौर। नागौर में दोस्तों अही छत्रपुर, नागौर का प्राचीन नाम है ये। नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अही छत्रपुर। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर यही मिल गया अपने को। पूछ क्या रहा है? नागौर का प्राचीन नाम बताइए। नागौर का प्राचीन नाम है अही छत्रपुर। सपादलक्ष दोस्तों सांबर के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता था। सांबर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सपादलक्ष। और पूछ ले कि ये सपादलक्ष क्षेत्र कौन से साम्राज्य से जुड़ा हुआ है या कौन से राजवंश से जुड़ा हुआ है? चौहान राजवंश से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चौहान वही राजवंश है जिसकी स्थापना सांबर झील के आसपास में वासुदेव चौहान के द्वारा की गई थी। पूछ लेता है सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में चौहानों का संस्थापक राजा कौन था? वासुदेव चौहान था। ठीक है दोस्तों, तो इस सपादलक्ष की राजधानी क्या थी? इस सपादलक्ष की राजधानी थी अही छत्रपुर। और अही छत्रपुर वर्तमान समय में नागौर का प्राचीन नाम माना जाता है। यानी अही छत्रपुर को ही आज नागौर कहते हैं, जो किसी जमाने में चौहान साम्राज्य के मुख्य केंद्र सपादलक्ष की राजधानी मानी जाती थी। लास्ट ऑप्शन देखे जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में दोस्तों मुख्य रूप से बीकानेर का ध्यान रखना। कौन सी रियासत का ध्यान रखना? बीकानेर रियासत का ध्यान रखना। यानी बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले राजस्थान के जांगल प्रदेश में कौन सा जिला शामिल है? बीकानेर शामिल है। यदि दो जिले आ जाए ना ऑप्शन में तो दूसरा जिला जोधपुर चॉइस करना दोस्तों। बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जांगल प्रदेश। दोबारा सुन लो, चारों के चारों भौगोलिक उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बिल्कुल भी चूक मत जाना दोस्तों। सुनो, नागौर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम योद्धे क्षेत्र नहीं है। नागौर का प्राचीन नाम है अही छत्रपुर। यानी अही छत्रपुर का वर्तमान नाम है नागौर। योद्धे जनपद में दो जिले आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। हनुमानगढ़ पूरे राजस्थान में स्पोर्ट्स के सामान के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा खेल कूद का सामान कहां बनता है? हनुमानगढ़ में बनता है। सपादलक्ष सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को सपादलक्ष कहा जाता है।
और यह सपादलक्ष स्थान चौहान साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। उस सांबर झील का निर्माण चौहान राजा वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। किसने करवाया था भाई? वासुदेव चौहान ने। और वासुदेव चौहान ही दोस्तों चौहानों का संस्थापक राजा था, इतना भी ध्यान रखना। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, इसका और इसका रिलेशन बनता है दोनों का। भाई सपादलक्ष तो सांबर झील के आसपास का क्षेत्र है। सांबर झील वर्तमान में जयपुर में है, कुछ हिस्सा नागौर में है और थोड़ा सा हिस्सा अजमेर में है। जयपुर, नागौर, अजमेर इन तीनों में स्थित है सांबर झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सांबर झील पर स्थित है सांबर साल्ट लिमिटेड, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है और यहां से भारत सरकार नमक का उत्पादन करती है। सांबर साल्ट लिमिटेड यहां पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादन करती है। क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया सवाल है कि सांबर झील से भारत सरकार कितने नमक का उत्पादन करती है? 8.7% नमक का उत्पादन करती है। और यह झील दोस्तों पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन करती है। पूरे राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करने वाली झील कौन सी है? सांबर झील है। लेकिन पूरे राजस्थान में सबसे बढ़िया किस्म का नमक का उत्पादन कौन सी झील करती है? बाड़मेर की पंचपदरा झील करती है। कौन सी करती है भाई? बाड़मेर की पंचपदरा झील करती है। सबसे बढ़िया किस्म, सर्वोत्तम किस्म के नमक से क्या मतलब है? यहां दोस्तों यहां का जो नमक है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, यानी NaCl की मात्रा पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि राजस्थान में कौन सी झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है? पंचपदरा झील बाड़मेर में पाया जाता है। देखें तो सपादलक्ष इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर को कहते हैं नागौर। योद्धे क्षेत्र को कहते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़। एक बच गया जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में तो दोस्तों बीकानेर है। कौन सा जिला शामिल है राजस्थान का? बीकानेर। यानी प्राचीन समय में बीकानेर को जांगल प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? जांगल प्रदेश कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। अब यहां देखो दोस्तों, यहां आपको टक्कर का आंसर मिलेगा। या यहां दोस्तों ये टक्कर का क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस मामले में। पहला, मत्स्य जिला किसे कहते हैं? या मत्स्य संघ में कौन से जिले हैं? या मत्स्य जनपद का क्षेत्र कौन सा था? या मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? तीन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो ऑप्शन देखें, मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। क्या अलवर शामिल नहीं है? भरतपुर शामिल नहीं है? करौली शामिल नहीं है? या फिर धौलपुर शामिल नहीं है? दोस्तों देखो, बात मत्स्य संघ की हो रही है, तो मत्स्य संघ को याद करने की एक सीधी सी ट्रिक है, ABCD। ABCD यानी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो क्लियर है ना दोस्तों? मत्स्य संघ में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये चारों जिले शामिल है मत्स्य संघ में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि केवल मत्स्य जिला कौन सा है, तो बताना है अलवर। मत्स्य जिला कौन सा है? अलवर। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मत्स्य जनपद की राजधानी बताओ, तो मत्स्य जनपद की राजधानी बताना विराटनगर। क्या बताओगे? विराटनगर। और विराटनगर का नया नाम क्या है? बेराट भाई। विराटनगर का नया नाम क्या है? बेराट। ये बेराट वही है दोस्तों, जयपुर वाला, बेराट की पहाड़ियों वाला, जहां महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं? बेराट की पहाड़ियों, जयपुर से मिलता है। भाई ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। कौन से जनपद की? मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो ऑप्शन देख लीजिए जो आपका शामिल नहीं है, जो मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। अलवर है, भरतपुर है, करौली भी है, धौलपुर। ABCD ये तो चारों ऑप्शन सही है भाई। मत्स्य संघ में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? अलवर भी है, भरतपुर भी है, धौलपुर भी है, करौली भी है। तो यहाँ तो दोस्तों आपका जो भी कंफ्यूज था उसको दूर करना है। इनमें से यदि कोई और दूसरा ऑप्शन आ जाए, जैसे यहाँ जोधपुर आ जाए, तो जोधपुर आपका आंसर कट जाएगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा जा रहा है मत्स्य संघ में शामिल नहीं है, तो ऐसा कोई जिला नहीं रखा गया है मेरे द्वारा ऑप्शन में जो इनमें शामिल नहीं है। आपको समझ आना है
कि मत्स्य संघ में ये 4 जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। मत्स्य में केवल अलवर जिला आता है। कौन सा आता है भाई? अलवर जिला आता है। और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है, जिसका आधुनिक नाम बेराट है। अगला क्वेश्चन, जालोर का प्राचीन नाम, जालोर का प्राचीन नाम क्या है? क्या श्रीमाल है? जालोर, जालोर तो जानते हो ना, जालोर, बाड़मेर, ये दोनों जिले दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में स्थित हैं या वर्तमान समय में जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जालोर के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको जालोर के बारे में बता दूं। एक तो जालोर का प्राचीन नाम जलालाबाद था भाई। जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जलालाबाद था। यानी ये कहा जाता है कि जब जालोर का किला अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीत लिया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर के किले का या इस जालोर क्षेत्र का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था भाई? जलालाबाद। लेकिन ये जालोर से पहले की बात कर रहा है। जालोर नाम तो पड़ा था जाल वृक्षों की अधिकता के कारण। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? जालोर। जालोर का प्राचीन नाम बताइए। क्या श्रीमाल है, मांड है, जाबालीपुर है या फिर वल है? देखें, श्रीमाल तो बीनमाल को बोलते हैं। बीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। और ये वर्तमान समय में राजस्थान के जालोर जिले में ही है भाई। बीनमाल, श्रीमाल ये जालोर में ही है। मांड, मांड दोस्तों जैसलमेर में है। मांड कहां पर है? जैसलमेर में। मांड एक लोक गायन शैली है दोस्तों, जो राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। सबसे प्रसिद्ध जो मांड शैली है ना, वो दोस्तों जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। तो आप ध्यान रखना, मांड क्षेत्र जैसलमेर को कहते हैं। और मांड एक लोक गायन शैली है। अल्लाह जिलाई बाई का नाम सुना है दोस्तों? अल्लाह जिलाई बाई, वो बीकानेर की रहने वाली थी और प्रसिद्ध मांड गायिकी थी वो। मांड क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र है दोस्तों जैसलमेर में, उसे वल कहा जाता है। तो वल का संबंध भी राजस्थान के कौन से जिले से हो गया? राजस्थान के जैसलमेर जिले से हो गया। यानी जैसलमेर जिले को ही वल कहा जाता है और जैसलमेर जिले को ही कहा जाता है मांड। ये दोनों जैसलमेर में। जाबालीपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। क्यों? क्योंकि ये जाबाली ऋषि की तपोभूमि थी और आगे चलकर इस तपोभूमि के आसपास का परिक्षेत्र ही जालोर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जालोर के बारे में यह धारणा भी बनाते हैं कि जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इस प्रदेश का नाम जालोर रखा गया। ऑप्शन दोबारा बताऊं, क्वेश्चन देखिए, रिपीट कर लीजिए। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर। क्यों? जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण। जाल वृक्षों की अधिकता के कारण राजस्थान के कौन से जिले का नामकरण किया गया? जालोर जिले का। श्रीमाल किसका प्राचीन नाम है? भीनमाल का, जो जालोर में है। मांड और वल ये दोनों कहां पर है? जैसलमेर में। मांड तो क्या है? एक लोक गायन शैली है जो जैसलमेर में प्रसिद्ध हुई और इस लोक गायन शैली वाले क्षेत्र के चारों ओर का जो क्षेत्र है उसे वल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, शेखावाटी में शामिल नहीं है। शेखावाटी में शामिल नहीं है भाई। शेखावाटी, तोरावाटी, कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, नागौर। सही बात बताए तो सिक्कर भी शेखावाटी में आता है, चूरू भी आता है और झुंझुनू भी आता है। शेखावाटी यानी शेखा जी के द्वारा बसाया गया था। ये सिक्कर वाला जो एरिया है, शेखावाटी वाला जो एरिया है, वो शेखा जी के द्वारा बसाया गया था, इसलिए दोस्तों इसे शेखावाटी कहते हैं। शेखावाटी दोस्तों एक बोली भी है। शेखावाटी एक क्षेत्रीय बोली भी है जो राजस्थान के इन सिक्कर, चूरू और झुंझुनू जिलों में बोली जाती है। तो शेखावाटी में शामिल कौन सा नहीं है? शामिल नहीं है नागौर। नागौर शेखावाटी में शामिल नहीं है। शेखावाटी में केवल 3 ही जिले आते हैं, सिक्कर, चूरू और झुंझुनू। यहां दोस्तों ध्यान रखना, आप सिक्कर में दोस्तों और पूरे राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध हर्ष की पहाड़ी है। हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर या हर्ष की पहाड़ी राजस्थान के कौन से जिले में है? सिक्कर जिले में है। सिक्कर जिले के बारे में 2 सबसे प्रसिद्ध खतरनाक क्वेश्चन बता दूं मैं आपको। एक तो प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर और एक प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का मंदिर। प्रसिद्ध खाटू श्याम बाबा का मंदिर और प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर, ये दोनों ही सिक्कर जिले में आते हैं। हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर भी दोस्तों सिक्कर जिले में आते हैं।
हर्षनाथ भेरू और जीण माता का मंदिर तो दोस्तों पास पास में ही है, सीकर जिले के रेवासा क्षेत्र में पड़ता है ये। और ये जो खाटू श्याम बाबा का मंदिर है ना दोस्तों, ये रिंगस क्षेत्र के पास में ही पड़ता है। बहुत लोकप्रिय देवता है दोस्तों खाटू श्याम बाबा। वर्तमान समय में इनकी प्रसिद्धि बहुत बड़ी है दोस्तों। प्रतिवर्ष फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी और द्वादशी को दोस्तों खाटू श्याम बाबा का मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आप ध्यान रखें, राजस्थान में प्रसिद्ध खाटू श्याम का मंदिर कहां पर है? सीकर जिले में। प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर भी कहां पर है? सीकर जिले में। हर्षनाथ भेरू जी का मंदिर भी कहां पर है? सीकर जिले में है। ठीक है दोस्तों। एक चूरू, चूरू दोस्तों राजस्थान में चूरू में है सालासर बालाजी का मंदिर। पूरे राजस्थान का प्रसिद्ध है दोस्तों सालासर बालाजी का मंदिर। क्वेश्चन आ जाए, सालासर हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? चूरू जिले में है। कौन से जिले में है? चूरू जिले में। राजस्थान में एकमात्र ऐसा बालाजी का मंदिर है जिस मंदिर में मूर्ति दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की है। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है दोस्तों कि राजस्थान में एकमात्र दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी का मंदिर कहां पर है? सालासर गांव चूरू में है। झुंझुनू, झुंझुनू तो दोस्तों तांबा जिला है। राजस्थान का तांबा जिला किसे कहते हैं? झुंझुनू को कहते हैं। नागौर राजस्थान की औजारों की नगरी है ही। क्वेश्चन पे आओ, शेखावाटी में शामिल नहीं है। सीकर, चूरू, झुंझुनू तीन शेखावाटी में शामिल है। नागौर कट गया, नागौर है नहीं। एक यहाँ तोरावाटी का जरूर ध्यान रखना। बस शेखावाटी और तोरावाटी दोनों थोड़े बहुत मिलते जुलते रूप ही है। तोरावाटी में कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि तोरावाटी में केवल 2 जिले आते हैं और शेखावाटी में कितने हैं भाई? 3। शेखावाटी में सीकर, चूरू और झुंझुनू है ना, उनमें से आप दोस्तों चूरू को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए? चूरू को। कौन सा क्षेत्र बन जाएगा? तोरावाटी बन जाएगा। यानी तोरावाटी में चूरू शामिल नहीं है, सीकर और झुंझुनू ये 2 ही है। तोरावाटी है क्या? राजस्थान में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को या कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को स्थानीय भाषा में तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और ये कांतली नदी को दोस्तों राजस्थान में मौसमी नदी भी कहते हैं या मसूरदी नदी भी कहते हैं। ये कांतली नदी राजस्थान में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है भाई? खंडेला की पहाड़ी से। और सीकर और झुंझुनू इन 2 जिलों में बहती है। तो सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। बूंदी का प्राचीन नाम बताइए। बूंदी जिले का प्राचीन नाम बताइए। क्या नंदगांव था, ब्रजनगर है, हाड़ौती है या वृंदावती है? नंदगांव तो कोटा को कहते हैं भाई। नंदगांव तो किसे कहते हैं? कोटा। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में कोटा का प्राचीन नाम बताओ। नंदगांव। ब्रजनगर, भरतपुर। ब्रजनगर, भरतपुर। राजस्थान के कौन से जिले को ब्रजनगर कहा जाता है? भरतपुर को कहा जाता है। यहां आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। ब्रजनगर, भरतपुर, लेकिन भरतपुर ऑप्शन में नहीं आए, उसकी जगह कोई चौथा अलग ही ऑप्शन आ जाए। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आए ब्रजनगर किसे कहते हैं। मान लीजिए बूंदी आ गया, कोटा आ गया, बारा आ गया और झालावाड़ आ गया। तब क्या करोगे भाई आप? क्या इस भरतपुर के अलावा आप कोटा का ऑप्शन चॉइस करोगे क्या? नहीं, यहां आपको चॉइस करना है दोस्तों झालावाड़, क्योंकि झालावाड़ में एक शहर है झालरापाटन, जिसे घंटियों का शहर कहते हैं। राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं? झालरापाटन, झालावाड़ को कहते हैं। और उस झालरापाटन को ब्रजनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रजनगर के 2 आंसर है। ब्रजनगर भरतपुर को भी कहते हैं और ब्रजनगर झालरापाटन को भी कहते हैं। और झालरापाटन कहां पर है? झालावाड़ में है। कौन से जिले में है? झालावाड़ में। कल बताया नहीं था तुम्हें? झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम रियासत। झालावाड़ राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी या अंग्रेजों के द्वारा गठित की गई थी। झालरापाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर भी कहते हैं। इसी झालावाड़ जिले में स्थित है काठ का रैन बसेरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठ का रैन बसेरा पूछा जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में काठ का रैन बसेरा है या काठ का या लकड़ी का महल है? वो जिला दोस्तों राजस्थान का झालावाड़ ही है। हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, इन चारों जिलों को मिलाकर हाड़ौती का प्रदेश कहते हैं। हाड़ौती प्रदेश में कितने जिले आते हैं भाई? 4। कौन कौन से? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। शेखावाटी में कौन कौन से आते हैं? सीकर, चूरू और झुंझुनू। तोरावाटी में कौन कौन से आते हैं? सीकर और झुंझुनू। कंसेप्ट क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़िए। वृंदावती आपका बिल्कुल सही आंसर है। बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती।
कोटा का प्राचीन नाम नंदगांव, कोटा का प्राचीन नाम तो नंदगांव, बूंदी का प्राचीन नाम वृंदावती। पूरा जो मामला है ना दोस्तों वो हाड़ौती क्षेत्र का है। हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़ आते हैं। एक ब्रजनगर का ध्यान रखना, झालावाड़ अपना हाड़ौती वाला है ही। रही बात भरतपुर की, तो भरतपुर तो दोस्तों धौलपुर भरतपुर ये दोनों जाट रियासतें थी, जिनमें से भरतपुर सबसे बड़ी रियासत और धौलपुर छोटी जाट रियासत थी। अगला क्वेश्चन देखें, डांग की रानी किसे कहते हैं भाई। डांग की रानी पढ़ने से पहले आप डांग जानो, डांग क्या है। डांग दोस्तों वो लठ वाला डांग नहीं है। यहाँ डांग यानी राजस्थान के धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इन 3 जिलों को डांग कहते हैं या डांग क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए, डांग क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 3, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर तीनों को क्या कहा जाता है भाई? डांग कहा जाता है या डांग क्षेत्र कहा जाता है। ये प्रसिद्ध है डाकुओं के लिए, डाकुओं के लिए, डकैतों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र होने के कारण इसे डांग कहा जाता है। होता क्या है दोस्तों, यहां से चंबल नदी बहती है। इस क्षेत्र से चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में से बहती है। चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, कोटा में बहेगी, बूंदी में बहेगी, झालावाड़ में तो नहीं बहती दोस्तों, प्रवेश नहीं करती। झालावाड़ में इसकी सहायक नदियां बहती है, जैसे परवन नदी हो गई। डांग क्षेत्र होता क्या है दोस्तों, ये डाकुओं का क्षेत्र है। डांग तो जानते हो क्या आप, राजस्थान में डाकुओं के लिए प्रसिद्ध जो क्षेत्र है ना वो डांग क्षेत्र है। यानी डाकुओं का निवास स्थान माना जाता है ये क्षेत्र, डकैतों का निवास स्थान, इसलिए इसे डांग कहा जाता है। डांग में ये 3 जिले आते हैं दोस्तों, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। ये डाकुओं के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र क्यों है भाई? क्योंकि चंबल नदी पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है, उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका प्रदन चंबल नदी करती है, और उस अवनालिका प्रदन के कारण गहरी दरारें बन जाती है दोस्तों मार्ग में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, और वहां पर दोस्तों उबड़ खाबड़ गहरे गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें डांग कहा जाता है। और वो दोस्तों डाकुओं के लिए आश्रय स्थल का काम करते हैं, उनके लिए सुरक्षा का काम करते हैं, छुपने के लिए स्थान दे देता हूं उनको। इसलिए डांग क्षेत्र धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर को चंबल नदी के बीहड़ वाले प्रदेशों को कहा जाता है। तो क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, डांग की रानी किसे कहते हैं? डांग की रानी कहा जाता है करौली को। डांग की रानी किसे कहा जाता है भाई? करौली। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान में डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। दौसा को नहीं कहा जाता, झालावाड़ को भी नहीं कहा जाता, कोटा को भी नहीं कहा जाता। कोटा राजस्थान में दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कोटा को राजस्थान का तकनीकी शहर भी कहते हैं, या जो राजस्थान की औद्योगिक नगरी है वह भी कोटा को ही कहा जाता है। कोटा में दोस्तों कोटा बैराज बांध है जो मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से बनाया गया है। क्वेश्चन आ जाए, चंबल नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं? 4। एक तो कोटा बैराज बांध, एक जवाहर सागर बांध, ये दोनों तो राजस्थान के कोटा जिले में है। एक गांधी सागर बांध बनाया गया है जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। एक राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। इन बांधों के बारे में बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन यहाँ पर डालूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे इनके बारे में। एक टॉपिक की बात कर लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध बताइए। राणा प्रताप सागर बांध है जो चंबल नदी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो दोस्तों जो कोटा में जो कोटा बैराज बांध बनाया गया ना, वो चंबल नदी पर बनाई गई इन चारों बांधों में से एकमात्र ऐसा बांध है जो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है, या सिंचाई का उद्देश्य पूरा करने के लिए बनाया गया है। ध्यान दे, झालावाड़, झालावाड़ के बारे में अभी भी बताया है, यह राजस्थान की नवीनतम रियासत है। यहाँ पर काठ का रेन बसेरा है। झालावाड़ के झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दौसा, दौसा में आप ध्यान रखना लाल सोट स्थान का, किसका ध्यान रखोगे? लाल सोट। और लाल सोट प्रसिद्ध है आभानेरी की चांद बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है आभानेरी की चांद बावड़ी कहां स्थित है? लाल सोट दौसा में स्थित है। लाल सोट दौसा में स्थित है। और क्वेश्चन आ जाए आभानेरी की चांद बावड़ी कौन से राजवंश से संबंधित है? प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, यानी ये प्रतिहार काल की बावड़ी है दोस्तों। बावड़ी तो जानते हो ना,
भौगोलिक शब्दावली पूछ लेता है, बावड़ी क्या है? प्राचीन समय में जो सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे ना, उन्हीं सीढ़ीदार कुओं को बावड़ी कहा जाता था। तो आबानेरी की चांद बावड़ी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध रही है। बहुत सारी एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान पुलिस वाला तो दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में फेवरेट हो गया, जैसे उसका तो डायरेक्ट उठा के देता है। आबानेरी की चांद बावड़ी कहां पर है? दौसा जिले में है। आबानेरी की चांद बावड़ी कौन से राजवंश से जुड़ी हुई है? प्रतिहार राजवंश से जुड़ी हुई है। और क्या बताऊं मैं आपको, करौली बता दिया, कोटा बता दिया, झालावाड़ बता दिया। अगला क्वेश्चन, माल प्रदेश में शामिल नहीं है। माल, हाड़ौती का नाम सुना है ना आपने? हाड़ौती में जो 4 जिले आते हैं ना, वो चारों के चारों जिले इस माल प्रदेश में आएंगे। किसमें आएंगे? माल प्रदेश में। ध्यान रखना, माल प्रदेश में 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। इन चारों जिलों को हाड़ौती का पठारी प्रदेश कहते हैं और इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के भी नाम से जानते हैं। माल प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये तो क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मालवा का पठार कहां पर है? मालवा का पठार मध्य प्रदेश में है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मालव जनपद कहां है? मालव जनपद में कौन कौन से जिले आते हैं? मालव जनपद में प्रतापगढ़ और झालावाड़ आते हैं भाई। कौन कौन से जिले आते हैं? प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो देखिए, माल प्रदेश में शामिल नहीं है। कोटा तो है, बारा भी है, झालावाड़ भी है, प्रतापगढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतापगढ़ मालव जनपद में आता है और प्रतापगढ़ के साथ साथ इसमें झालावाड़ भी शामिल है भाई। कौन सा जिला शामिल है? झालावाड़। मालव जनपद में 2 जिले हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़, जबकि माल प्रदेश में 4 जिले हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। तो ये चारों ऑप्शन में तो है, प्रतापगढ़ नहीं है, तो प्रतापगढ़ मालव जनपद का हो गया। मालवा का पठार मध्य प्रदेश में हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर की पहाड़ियां शामिल है, यानी अजमेर की पहाड़ियों को कहां शामिल किया गया है? कौन सी रियासत क्षेत्र में शामिल किया गया है? क्या मारवाड़ में शामिल किया गया है, मेवाड़ में शामिल किया गया है, मेरवाड़ा में शामिल किया गया है, या मेवात में शामिल किया गया है? बहुत गजब का क्वेश्चन है ये। अजमेर की पहाड़ियां दोस्तों, मारवाड़ यानी वर्तमान का जोधपुर संभाग, रियासत काल में जब राजस्थान में 19 देशी रियासतें चलती थी ना, उस टाइम पर दोस्तों ये सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी राजस्थान की। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। कौन सी थी भाई? मारवाड़। और मारवाड़ यानी आज का जोधपुर या जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। देखो, मेवाड़, मेवाड़ राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ में आता है उदयपुर, आता है चित्तौड़गढ़, आता है राजसमंद, आता है। ठीक है, इन जिलों का आप ध्यान रखना। रही बात मेरवाड़ा की, देखो मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाला जो क्षेत्र है, इसी को कहा जाता है दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मारवाड़ को मेवाड़ से अलग करने वाली जो पहाड़ियां है ना, उसी को मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। और मेरवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है दोस्तों अजमेर में। कौन से जिले में है भाई? अजमेर जिले में स्थित है। ध्यान रखना, थोड़ा बहुत पाली का क्षेत्र भी आता है इसमें। तो अजमेर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस में शामिल है? मेरवाड़ा की पहाड़ियों में शामिल है। लास्ट ऑप्शन देखिए, मेवात। मेवात यानी अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, इन दोनों जिला को मिलाकर दोस्तों मेवात कहा जाता है। यहाँ पर मेव जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इसे मेवात कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का प्राचीन नाम बताइए। भारत का ही प्राचीन नाम पूछ लिया दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या भारत को सिलोन कहा जाता था, निप्पो कहा जाता था, दक्षिणी रोडेशिया कहा जाता है, या जम्बू द्वीप कहा जाता है? इधर डायरेक्ट आंसर बताऊं तो सही आंसर ये हो गया, जम्बू द्वीप। भारत को प्राचीन समय में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। सिलोन यानी श्रीलंका, ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है भाई? सिलोन। ध्यान रखना, श्रीलंका हाल के समय में आर्थिक मंदी से गुजरा है। क्वेश्चन आ जाए, दक्षिणी एशिया के उस देश का नाम बताइए जो आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। उस देश का नाम श्रीलंका है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग होता है। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम जलीय देश भी है। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका की सबसे बड़ी समस्या है जातीय संघर्ष, यानी श्रीलंका में तमिल जाति और सिंगली जाति, इन दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष चलता रहता है। यहाँ सिंगली जाति का दबदबा है और सिंगली जाति के लोगों का यह मानना है कि श्रीलंका में तमिल लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, उनको किसी भी प्रकार की छूट देने में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन, भारत का प्राचीन नाम जम्बू द्वीप।
निप्पो, ये दोस्तों जापान का प्राचीन नाम है भाई। जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पो। दक्षिणी रोडेशिया, ये जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम था। जिम्बाब्वे दक्षिणी अफ्रीका का देश है दोस्तों, या अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। तो जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिण रोडेशिया, जापान का निप्पो, श्रीलंका का सिलोन, भारत का जम्बूद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा जनपद राजस्थान में नहीं है? बहुत गजब का क्वेश्चन। जनपदों का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो 16 महाजनपद थे ना भारत में, उन महाजनपदों में से दोस्तों जो राजस्थान में जनपद है, उनके बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए इन जनपदों के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। कुछ जनपद मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं, कुछ जनपदों की यहां बात कर लेते हैं। दो चार जो जनपद थे उनकी बात हमने कल वाली वीडियो क्लास में भी की थी। जैसे योद्धे जनपद कहां स्थित है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। यहां पूछ रहा है कौन सा जनपद राजस्थान में नहीं है? क्या मत्स्य जनपद नहीं है, सूरसेन जनपद नहीं है, सिवी जनपद नहीं है, या फिर गांधार जनपद नहीं है? दोस्तों मत्स्य यानी अलवर, तो अलवर तो राजस्थान में है। यदि बात करें मत्स्य संघ की, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली की। यदि बात करें केवल मत्स्य जनपद की, तो इसकी राजधानी विराटनगर थी। क्या थी भाई? विराटनगर। तो मत्स्य जनपद तो दोस्तों राजस्थान में है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो ही बढ़ते हैं। मत्स्य जनपद में कौन सा जिला आता है? अलवर। मत्स्य जनपद में कितने जिले आते हैं, या मत्स्य संघ में कितने जिले आते हैं? 4। एकीकरण के समय पहला संघ यही बना था दोस्तों, मत्स्य संघ। ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। आपसे पूछ ले मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए, विराटनगर, जिसका आधुनिक नाम है बेराट। सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये राजस्थान के जिले हैं, इसलिए सूरसेन दोस्तों यहां आ जाएगा, राजस्थान में ही आ जाएगा। सिवी, सिवी जनपद की राजधानी थी दोस्तों नगरी। सिवी जनपद की राजधानी क्या है? नगरी। मध्यमिका या मंजमिका, मध्यमिका या मंजमिका। तो ये दोस्तों राजस्थान के मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले के आसपास का क्षेत्र है। तो सिवी जनपद भी राजस्थान में था। गांधार, गांधार दोस्तों पाकिस्तान में है। गांधार कहां पर है? पाकिस्तान में। ध्यान रखना, गांधार महाजनपद कहां पर था? पाकिस्तान में। गांधार की राजधानी भी पूछी जा सकती है। गांधार की राजधानी पूछी जा सकती है आपको दोस्तों तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो ये गांधार जनपद या तक्षशिला वाला क्षेत्र दोस्तों पाकिस्तान को दे दिया गया, या पाकिस्तान में चला गया। तक्षशिला प्राचीन समय में शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। एक आप ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में तो नहीं है वो क्षेत्र, लेकिन पूरे भारत में प्रसिद्ध है नालंदा विश्वविद्यालय। यह भी दोस्तों शिक्षा का मुख्य केंद्र रहा है। तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत के कौन से राज्य में है? बिहार राज्य में है। ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में चला गया। प्राचीन समय में दोनों शैक्षिक नगर थे, दोनों वर्तमान में दोस्तों नष्ट हो चुके हैं, समाप्ति के कगार पर है। क्यों? क्योंकि जो विदेशी आक्रमणकर्ता आए ना दोस्तों, उन्होंने भारतीय संस्कृति को समाप्त करने की कोशिश की, उस समय इनको नष्ट कर दिया गया। जैसे भारतीय शिक्षा के जो महत्वपूर्ण ये केंद्र थे तक्षशिला और नालंदा, इनको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों मुगल बादशाह औरंगजेब ने निभाई। यानी औरंगजेब भारतीय हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों और हिंदू मूर्तियों का कट्टर दोस्तों दुश्मन था, ऐसे मान लीजिए, वो इनको समाप्त करना चाहता था। फिर भी दोस्तों इनके कुछ अवशेष बचाए गए हैं जो वर्तमान समय में जीवित है, कई संग्रहालयों में इनको रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा जनपद राजस्थान में शामिल नहीं है? गांधार जनपद राजस्थान में शामिल नहीं है, ये पाकिस्तान में है, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। एक कुरु जनपद का भी स्पेशल ध्यान रखना, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जिसे वर्तमान में दिल्ली कहते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। सिवी जनपद की राजधानी नगरी, मंजमिका, ये थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सिरोही का प्राचीन नाम। सिरोही का प्राचीन नाम शिवजी सिंह ने बसाया था, इसलिए इसे सिरोही कहते हैं, या शिव सिंह ने बसाया था, इसलिए इसे सिरोही के नाम से जाना जाता है। सिरोही का प्राचीन नाम राठ, थड़ी, चंडावती या हया है। ध्यान रखना, राठ, थड़ी, चंडावती या हया है। सिरोही का प्राचीन नाम तो दोस्तों चंडावती था। सिरोही का प्राचीन नाम तो क्या था? चंडावती था। इन बाकी के 3 ऑप्शनों के बारे में देखिए। राठ या इसे अहिरवाठ भी कहते हैं, तो जयपुर का कोटपुतली क्षेत्र,
जयपुर का कोटपुतली क्षेत्र और अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग इस राठ क्षेत्र में आता है। राठ क्षेत्र में कौन कौन सा भाग आता है? जयपुर की तो कोटपुतली तहसील और अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग राठ या अहिरवाट में आता है। थड़ी, थड़ी दोस्तों बीकानेर और चूरू को कहते हैं। बीकानेर और चूरू को किस नाम से जाना जाता है? थड़ी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछ रहे दोस्तों तड़ी क्या होती है? यह तड़ी में कौन सा जिला आता है? तड़ी में आता है जैसलमेर। कौन सा आता है? जैसलमेर। ध्यान रखना, तड़ी में जैसलमेर जिला शामिल है, जबकि थड़ी में बीकानेर और चूरू जिला शामिल है। होता क्या दोस्तों, जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो बालू का स्तूपों का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, ऊपर वाला भाग होता है, उसे तो कहा जाता है थड़ी, और जो निम्न भाग होता है, नीचे का भाग होता है, उसे कहा जाता है तड़ी। हया है, कोटा और मुंदी को दोस्तों हया है कहा जाता है। कोटा और मुंदी को मिलाकर क्या कहा जाता है? हया है कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको राजस्थान में भौगोलिक उपनाम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस के बारे में विस्तार से पढ़ाया है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश की है, आपके सभी प्रकार के कंफ्यूज दूर करने की कोशिश की गई है, महत्वपूर्ण कंटेंट आपके सामने रखे गए हैं। यदि आप इस वीडियो क्लास में ध्यान से एनालिसिस करोगे ना दोस्तों, तो पूरे राजस्थान के लगभग सभी भौगोलिक प्रदेश आ गए इसमें, या प्राचीन जो भौगोलिक उपनाम है ना उन सभी की जानकारी इसी में दे दी है मैंने। तो दोस्तों यदि आपको अपना वीडियो चैनल पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी कल की मॉर्निंग में। राम राम सा, धन्यवाद।